Hello everyone and welcome to another video of International Human Rights। और आज का हमारा टॉपिक है ICESCR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ICCPR पढ़ा था, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स। तो प्लीज चेक इट आउट। अब देखो, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ने क्या किया, उसने कहा कि भाई हर इंसान के पास कुछ ह्यूमन राइट्स होने चाहिए थे। अब इसको हमें एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिकॉग्निशन देनी थी। इसको डॉक्यूमेंट्री रिकॉग्निशन देने के लिए चार जो है फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सबसे पहला UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन 1948 में ये जो है ये आया। सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था? UDHR था। फिर साथ उसके बाद आया ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि कब आता है? जो कि आता है 1966 में। और उसी के साथ 1966 में ही हमारा क्या आता है? ICESCR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है। अब क्या है, कन्वेंशन जो है UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 में कन्वेंशन लाया, 1976 में इनेक्ट कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट जो है उसका इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स का ये पार्ट है। 31 आर्टिकल्स है, इसमें गारंटी करता है फूड, क्लोथिंग, वर्क और सोशल सिक्योरिटी, ये सब। ठीक है। जो हमारे पास सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको हम पॉजिटिव राइट्स कहते हैं, और उनको हम नेगेटिव राइट्स कहते हैं। और जो हमारे पास ICESCR है, मतलब कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इनको हम पॉजिटिव राइट्स कहते हैं। अब हम हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, डिसरिगार्डेड ह्यूमन राइट्स का बहुत डिसरिगार्ड हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। पॉवर्टी आ गई, डिस्ट्रक्शन हर जगह। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल जो है वो कमिटी बन जाती है। तो UN और इसने साथ में मिलकर, ये जो कमिटी है इकोसोक, इसने मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाया कि हमें दो चीजें चाहिए। वेस्ट कह रहे थे कि जो कंट्रीज थी उन्होंने कहा कि हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। US और साउथ एशिया ने कहा कि हमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स चाहिए। अब क्योंकि दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में पॉसिबल नहीं था, इसलिए दो जो है कन्वेंशन हमने अडॉप्ट की साथ में। 1966 में, 1976 में इसको इनेक्ट किया गया और इसमें कितने हैं? 31 टोटल आर्टिकल्स। अब हम पढ़ते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कहता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन हो, कि हाँ भाई मेरे पास ये सब राइट्स हैं। कोई भी मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस या रिसोर्सेज से मुझे डिप्राइव ना कर सके, कि हाँ मैं अपनी लाइफ, अपना जो सबसिस्टेंस है, लाइफ है, उसको सही से नहीं जी पा रही हूँ, रिसोर्सेज मेरे पास कम है, ऐसा ना हो। और साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन हो। ठीक है। पहले राइट्स, सबसे पहले राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद आर्टिकल 2 to 5 में हमने इन राइट्स को बताया कि हमें ये राइट्स कैसे चाहिए। आर्टिकल 2 ने कहा हमें प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। फिर 3 ने कहा कि मेन एंड वुमेन इक्वल चाहिए, दोबारा बताया कि भाई मेन एंड वुमेन इक्वल चाहिए। फिर 4 ने बताया कि लिमिटेशन सिर्फ इस पार्ट में हो सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और आर्टिकल 5 में बताया कि अगर मान लो लिमिटेशन ओनली इन दिस पार्ट, मतलब कि ये जो पार्ट है यही सिर्फ लिमिटेशन लगा सकता है और कुछ नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 5 कहता है कि भाई अगर मान लो ये सारे राइट्स हैं, ठीक है, इनका वायलेशन होना है, मतलब या किसी को जो है ये राइट्स नहीं दिए जाते, तो वो सिर्फ इस कोवेनेंट के अकॉर्डेंस में ही नहीं दिए जाएंगे, उसके अलावा सबको जो है ये राइट्स दिए जाएंगे। तो अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट्स हो रहा है, वो भी अंडर दिस कोवेनेंट ही होगा, सब्जेक्टेड टू इसके प्रोविजंस, इसके आर्टिकल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, मींस ऑफ सब्सिस्टेंस या रिसोर्सेज से जो है कोई डिप्राइव नहीं करेगा। फिर 2 to 5 में क्या आया, 2 कहता है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। मैन और वुमेन लिमिटेशंस इसकी हैं और इस कोवेनेंट के बाहर नहीं होगा। फिर 6 to 15 ने राइट्स बता दिए कि हाँ भाई इसके अंदर जो है वो क्या क्या राइट्स आते हैं। सबसे पहले आ गया वर्क फ्रीली और ट्रेड यूनियन का, 6, 7, 8 में आ गया सबसे पहले। अब देखो, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स। ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स जो है वो किस लिए हैं, कि हाँ हमें बेसिक जो सिविल और
प्रैक्टिकल राइट्स हमें बचपन से मिले हैं, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें उससे आगे बढ़ना है। हमें वो राइट्स चाहिए जो हमें लाइफ को बेटर करने के लिए चाहिए। ठीक है, बेटर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें काम चाहिए और ट्रेड यूनियन की, अगर ट्रेड में कुछ हो जाए तो वो, तो वर्क फ्रीली एंड ट्रेड यूनियन 6 7 8, फिर काम मिल गया। अब हमें क्या चाहिए कि कोई हमें बिना बात के निकाल ना दे, इंश्योरेंस हमारे पास हो, जो सारे प्रोविजंस, पेंशन का प्रोविजन हो और परमानेंस ऑफ जॉब हो। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, जो कि 9 में है। अब काम मेच्योर हो गया, काम के बाद क्या करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, शादी होगी तो फैमिली लाइफ चाहिए, अपॉर्चुनिटी और चिल्ड्रन चाहिए। ठीक है, 10 में आ गई फैमिली लाइफ, अपॉर्चुनिटीज और चिल्ड्रन। फिर उसके बाद अब फैमिली बन गई, अब फैमिली बन गई तो हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा चाहिए। तब आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्लोथिंग, शेल्टर, और ये सब जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा किसमें, 11 में। फिर उसके बाद अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो गया। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है, अब हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ठीक हो गया। अब हमें अपनी चाहिए हेल्थ, फिजिकल और मेंटल, आर्टिकल 12 में। अब हमारी हेल्थ ठीक होगी, इतने बच्चे हो गए, जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, बच्चे तो 10 में हो गए थे, अब बच्चे बड़े हो गए, तो उनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए 13 14 में। और लास्ट में हमें अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना है, तो कल्चरल राइट्स 15 में। ठीक है, तो सीधा हमें वो राइट्स कौन से होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स, वो जो हमें लाइफ को बेटर करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काम चाहिए, वर्क फ्रीली और ट्रेड यूनियन 6 7 8 में, फिर काम से सोशल सिक्योरिटी चाहिए 9 में, फिर बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए, फैमिली लाइफ, अपॉर्चुनिटी एंड चिल्ड्रन 10 में, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, क्लोथिंग शेल्टर लेके आएंगे 11 में, फिर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, फिजिकल और मेंटल 12 में, और उसके बाद एजुकेशन, बच्चे बड़े हो गए हैं तो एजुकेशन होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी 13 14 में, और फाइनली कल्चरल राइट्स 15। फिर आर्टिकल 16 टू 25 में क्या होता है, कमेटी की रिपोर्ट आती है प्लस इम्प्लीमेंटेशन की, ये जो है ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे राइट्स की, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स आ जाते हैं। फिर आर्टिकल 26 टू 31 वही कब फोर्स में आया, अमेंडमेंट कैसे हो सकती है, रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे पास प्रोविजंस। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कमेटी बनती है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। फिर यूएन ने यूएन की इकोनॉमिक और सोशल कमिटी जो थी हमारी, इकोसोक, ईसीओएसओसी जो थी यूएन चार्टर के अंडर थी वो। फिर पीरियोडिक रिपोर्ट्स हमने यूडीएचआर की वीडियो में भी पढ़ा है, यूएन चार्टर की वीडियो में भी पढ़ा है और आईसीसीपीआर की वीडियो में भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि जो सारी कंट्रीज हैं, जो सिग्नेटरीज हैं, वो क्या करती हैं, वो मान लो कि एक पीरियोडिक इंटरवल पे, एक रेगुलर इंटरवल पे उनके अंदर जाके देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है। इसको रिव्यू करके क्या करते हैं, एक रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, उस रिपोर्ट में सारा रिकमेंडेशंस और ये सब बताया जाता है कि हाँ ये कर लेना चाहिए, ये सारे चैलेंजेस है, ये सारी चीजें, और उसके बेसिस पे लास्ट में रिकमेंडेशन दे दी जाती है कि ये तुम कर लो। फिर नेशनल लॉज आ गए, हर कंट्री के पास अब नेशनल लॉज है जो इन राइट्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर जुडिशियल डिसीजंस थे जो इसके फेवर में थे, जिससे और वो हुआ। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो भी सारे नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने भी क्या किया, इम्प्लीमेंट करा। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शनल प्रोटोकॉल। 2008 में ऑप्शनल प्रोटोकॉल बना था और 2013 में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, क्योंकि वो पीछे रह गया था। क्योंकि ऐसा क्यों है, 2013 में क्यों हुआ, 5 साल बाद क्यों हुआ 2008 में बनने के बाद, क्योंकि आईसीसीपीआर के ऑप्शनल प्रोटोकॉल आ रहे थे। ठीक है, जो आईसीसीपीआर का ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वही सेम कंप्लेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, कंप्लेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, कंप्लेंट मैकेनिज्म है कि अगर मान लो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके क्या हो रहा है, इसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपनी कंट्री के पास जाएगा कि भाई मेरे ना राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं और रिलीफ मांगेगा। अगर उसकी कंट्री भी कुछ नहीं करती है तो उसके बाद ये यहाँ पर जाकर इंडिविजुअल कमिटी के सामने अपने जो राइट्स हैं वो बता सकता है कि ऐसे ऐसे वायलेट हुआ। इंडिविजुअल कमिटी के सामने रख देगा तो जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, और उसके बेसिस पर जो है 6 मंथ्स में डिसाइड कर और जो अपना कंक्लूजन है वो पार्टी को और जो
कंप्लेनिंग है उन दोनों को पहुंचाता है। ठीक है, कंप्लेनिंग के रिसोर्सेज, इंटरिम मेजर्स और अगर ग्रोस वायलेशन होती है तो उसके अगेंस्ट ये सारी चीजें ऑप्शनल प्रोटोकॉल ने प्रोवाइड कराती। अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका? नॉन यूनिवर्सलाइजेशन अभी भी यूनिवर्सल करेक्टर को अचीव नहीं कर पाया है। कुछ प्रोविजंस में एम्बिग्विटी है, क्लियर नहीं है, कुछ ग्रे एरियाज हैं जो स्टिल कंफ्यूजन में डाल देते हैं, और जो फायदा उठाने वाले हैं वो उन ग्रे एरियाज का फायदा उठा लेते हैं। फिर जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुई, ऊपर से बहुत बाद में हुई। फिर आईसीसीपीआर में क्या है, इनइक्वालिटी आ गई, फिर स्टेट पे डिपेंड हो गया वो रिपोर्ट। फिर केसेस देखते हैं, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्राइवेसी, ओल्गा टेलिस वर्सेस एमसी दिल्ली हाउसिंग और लाइवलीहुड के राइट्स जो है वो प्रोवाइड करो, और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरमेंट है जो उससे रिलेटेड जो है वो राइट्स प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।